स्वागत है आपका पीके जीएस में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्यों के भारत आगमन के बारे में। दोस्तों, आर्यों को लेके शुरू से ही विद्वानों के बीच में काफ़ी मतभेद रहे हैं। कुछ लोग इन्हें भारत के ही मूल निवासी मानते हैं, तो कुछ लोग इनको विदेशी मानते हैं। तो इस वीडियो में हम आर्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों आर्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर दोस्तों आर्यों के इतिहास की बात की जाए, तो आर्य जो थे हमारे वैदिक संस्कृति के निर्माता थे। यानी कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्यों ने ही वैदिक संस्कृति का निर्माण किया था। और आर्यों का आगमन कब होता है भारत में? 1500 ईसा पूर्व, क्योंकि वैदिक संस्कृति की जो शुरुआत होती है भारत में, वो 1500 ईसा पूर्व के आसपास ही होती है। और अगर बात किया जाए आर्य शब्द की, तो आर्य जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। यानी कि आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके अलावा आर्य भाषा सूचक शब्द है दोस्तों, प्रजाति सूचक नहीं। यानी कि आर्य कोई प्रजाति का नाम नहीं था, किसी जाति का नाम नहीं था आर्य, बल्कि यह एक भाषा सूचक है। आर्य भाषा सूचक है, न कि प्रजाति सूचक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको देख लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं। इसके अलावा आर्यों के मूल निवास की अगर हम लोग बात करें, तो इसके मूल निवास को लेकर बहुत सारे मतभेद है विद्वानों के बीच में, जो हम आगे अभी देखेंगे। अगर हम आर्यों की भाषा की बात करें या लिपि की, तो जो प्रारंभिक आर्य थे उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। यानी कि प्रारंभिक आर्य से मेरा तात्पर्य ये है कि जो ऋग वैदिक काल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि वैदिक सभ्यता भी दो भागों में डिवाइड रहती है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो ऋग वैदिक काल के आर्य थे, यानी कि जो प्रारंभिक आर्य थे, उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। अतः प्रारंभ में वह ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को पहुंचाते थे। इसलिए वैदिक साहित्य को हम लोग श्रुति भी बोलते हैं। श्रुति का मतलब होता है सुनकर याद किया गया, सुनकर उसको याद किया गया, यह श्रुति का मतलब होता है। इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य के नाम से भी जानते हैं, और इसका एक नाम संहिता भी है। किसका एक नाम संहिता है दोस्तों? वैदिक साहित्य को हम लोग संहिता भी कहते हैं, या फिर इनको हम लोग श्रुति साहित्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह सुनकर दूसरी पीढ़ी तक पहुँचे हैं। अब आर्यों के मूल निवास की बात किया जाए दोस्तों, तो आर्यों के मूल निवास को लेकर वैज्ञानिकों में आर्यों के मूल निवास को लेकर विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ लोगों ने इनको तो विदेश का माना है, जबकि कुछ लोगों ने इनको भारत का ही माना है। आइए ऐसे कुछ विद्वानों के विचारों को हम लोग देखते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश, तो देखिए सप्त सैंधव प्रदेश, इस मत के जो प्रवर्तक थे वह डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश का जो भी बात कही गई है, उसके प्रवर्तक डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद है। इनके अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। ऋग्वेद में सप्त सैंधव को देवकृत योनि कहा गया है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि देवकृत योनि की तुलना किसे कहा गया है या किसको कहा गया है ऋग्वेद में? तो सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत योनि के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का भी वर्णन हमको देखने को मिलता है, जिसमें असुर पराजित होकर सप्त सैंधव क्षेत्र को छोड़कर पश्चिमी ईरान चले गए। और पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता, दोस्तों ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जिंद अवेस्ता किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो यह पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। तो पारसियों के प्रसिद्ध ग्रंथ जिंद अवेस्ता में हमें अहुर मजदा का वर्णन देखने को मिलता है, अहुर मजदा का, और यह असुरों का देवता होता है। ये किसका देवता होता है दोस्तों? असुरों का। और सप्त सैंधव प्रदेश से असुर पराजित होकर आर्यों के द्वारा पश्चिम की ओर चले गए, जो कि ईरान वगैरह का क्षेत्र होता है। और यहाँ पे इनकी तुलना अहुर मजदा जो है वो असुरों के देवता के रूप में उसका वर्णन वहाँ पे पाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कश्मीर या हिमालय प्रदेश, तो दोस्तों इस मत के जो प्रवर्तक थे वो डॉक्टर एल.डी. कल्ला थे। डॉक्टर एल.डी. कल्ला के अनुसार आर्य कश्मीर या हिमालय के निवासी थे।
अब बात की जाए तिब्बत, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती एक प्रमुख व्यक्ति रहे हैं और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी किया है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने किया है, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और पार्टीजर के अनुसार आर्य तिब्बत के निवासी थे। दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख भी किया है। दोस्तों ये एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उत्तरी ध्रुव, अब पंडित बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी माना है। ये भी एक महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से कि स्वामी पंडित बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक, इस पुस्तक को नाम आप लोग देख लीजिए किस पुस्तक में उन्होंने कहा है आर्यों के बारे में, तो द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस ये पुस्तक का नाम है। किसके द्वारा लिखी गई है? पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मध्य एशिया में बैक्टीरिया, तो जर्मन वैज्ञानिक मैक्स मूलर ने, कहाँ के मैक्स मूलर हैं? जर्मन के, तो उन्होंने आर्यों को मध्य एशिया में बैक्टीरिया का निवासी बताया है। और ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में कई भाषाई समानता हैं। इसी के आधार पर मैक्स मूलर ने इनको मध्य एशिया या बैक्टीरिया के स्थान का बताया है। दोस्तों वीडियो कैसा आपको लग रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अब बात करते हैं यूरोप में हंगरी या डेन्यूब प्रदेश की। तो इस मत के जो प्रवर्तक थे वो पी गाइल्स थे, जिन्होंने भाषा विज्ञान के आधार पे और भौगोलिक सीमाओं, ज्ञात वनस्पतियाँ, अनाजों, पशुओं में पाई जाने वाली समानता के आधार पे इसका निर्धारण किया है। इसका निर्धारण किसने किया है? पी गाइल्स ने किया है। यूरोप में हंगरी या डेन्यूब प्रदेश को आर्यों का मूल निवास इन्होंने बताया है। जर्मनी प्रदेश, इसके प्रवर्तक हर्ट और पेंका थे। कौन थे? हर्ट और पेंका। और शारीरिक बनावट के आधार पे इन्होंने इसका मूल निवास जर्मनी में बताया है। किसका? आर्यों का। देविका प्रदेश दोस्तों, तो डी.एस. त्रिवेदी ने आर्यों को देविका प्रदेश का निवासी बताया है, जो कि अफगानिस्तान से रिलेटेड है। तो देविका प्रदेश किससे रिलेटेड है दोस्तों? अफगानिस्तान से। और मूल निवास उसको बताया है डी.एस. त्रिवेदी ने। इसके अलावा बात करें एक प्रमुख तथ्य की और, एशिया माइनर या पश्चिमी एशिया में आर्य संस्कृति के कुछ प्रमाण मिले हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हिंद यूरोपीय भाषा का जो सबसे पुराना नमूना वो मिला है हमको इराक से मिला है। 2200 ईसा पूर्व के आसपास का एक अभिलेख मिला है। इसके अलावा एक अन्य अभिलेख है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बोगज कोई अभिलेख। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों कि बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों बोगज कोई अभिलेख या पश्चिमी एशिया या एशिया माइनर, जो कि तुर्की, वर्तमान में तुर्की में है, में स्थित बोगज कोई से एक अभिलेख जो कि 1400 ईसा पूर्व का है वह मिला है। और इस अभिलेख में दो कबीलों खत्ती और मितन्नी के बीच में संधियों का उल्लेख मिलता है। यानी कि इससे हमको वहाँ के दो कबीलों के बारे में पता चलता है, खत्ती और मितन्नी के बीच में कुछ संधियाँ होती हैं और उसका उल्लेख हमको बोगज कोई के अभिलेख से मिलता है। और इस संधि की शर्तों की रक्षा हेतु कुछ देवताओं को साक्षी बनाने की बात उसमें कही गई है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता प्रमुख होते हैं। किंतु एक बात गौर करने वाली और है कि ऋग्वेद के एक प्रमुख देवता अग्नि का जिक्र उसमें नहीं है। किसमें? बोगज कोई के अभिलेख में अग्नि का उल्लेख नहीं है, बल्कि इंद्र का है, मित्र का है, वरुण का है, नासत्य का है। और नासत्य जो देवता हैं उसकी तुलना ऋग्वेद में अश्विन देवता से की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार आर्यों से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। और वीडियो अगर पसंद आया होगा आपको तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों आर्यों से नहीं पूछता है। आर्यों से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक पूछते हैं मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।